हम आप टीचर डॉक्टर फौजिया एनाटमी फिजियोलॉजी लेक्चर के साथ आज मैं आपको ब्लड का टॉपिक पढ़ाऊंगी और आपके ब्लड के टॉपिक का पार्ट है 10th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनीमिया की सेकेंड टाइप जो कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है। और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में बता दूं कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या होता है। मेगैली वर्ड से, ये जो मेगैलो है ये मेगैली वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है इनलार्जमेंट, लार्ज हो जाना मतलब है मेगैलो का। और ब्लास्टिक एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक में जब आरबीसीज बनेंगे तो बनने के साथ ही उनका जो है साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और आरबीसीज जो हैं वो बाइकनकेव शेप के नहीं रहेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे कहा गया है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, आरबीसी की शेप का चेंज हो जाना और शेप में आ जाना मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। आरबीसीज का साइज़ में इंक्रीज़ हो जाना, लार्ज हो जाना। तो यहाँ पे अब बताऊँगी इंट्रोडक्शन में कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का इंट्रोडक्शन क्या है। तो इसमें कहते हैं इंट्रोडक्शन है, इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया द एरिथ्रोब्लास्ट आर लार्ज। एरिथ्रोब्लास्ट, अब यहाँ पे ऊपर भी मेगैलोब्लास्टिक आया था, यहाँ भी इधर आया एरिथ्रोब्लास्ट। इस एरिथ्रोब्लास्ट का मतलब ये है कि वो आरबीसीज जो कि अभी बोन मैरो से तैयार हुए हैं, अभी बोन मैरो से बने हैं, वो मेच्योर आरबीसीज नहीं हैं। जो फुली डिवेल्प्ड आरबीसीज होते हैं उन्हें हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, कि उनके तमाम फीचर्स, तमाम करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो डिवेल्प हो चुके होते हैं। जो अभी न्यूबॉर्न होते हैं, अभी पैदा हुए होते हैं स्टेम सेल से, उनको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। तो इस वजह से यहाँ पे मेगैलोब्लास्टिक वर्ड आया है कि एरिथ्रोब्लास्ट जो नए सेल्स बने हैं आरबीसीज के, उन्हीं का साइज़ इंक्रीज़ हो जाना। इस वजह से यहाँ पे कहा गया है इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया एरिथ्रोब्लास्ट आर लार्ज ओट शेप्ड। एरिथ्रोब्लास्ट जो हैं वो लार्ज हो जाएंगे, ओट शेप्ड का मतलब होता है बेढंगे से हो जाएंगे। दस द नेम इज़ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, इस वजह से इसे कहा गया मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। देयर आर टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ मेगैलोब्लास्टिक। कह रहे हैं कि अगर आरबीसीज की शक्ल चेंज हो रही है, आरबीसीज जो हैं वो गोल हो गए हैं, इनलार्ज हो गए हैं, तो कॉज क्या हो सकता है इसका, किस वजह से हुए हैं। ज़ाहिर है कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि प्रॉब्लम कर चुकी है, जो कॉज बन चुकी है आरबीसीज की शक्ल का चेंज होने का, तो उनके बारे में हमने बताना है। तो वो कौन से हैं। वन इज़ कॉज बाय लेक ऑफ विटामिन B12। पहला कॉज कौन सा है, विटामिन B12 की कमी हो जाना। एंड अदर इज़ कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। दूसरा कौन सा है, विटामिन B9 यानी वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाना, कमी हो जाना। अब यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया है, ये बार बार वही चीज़ें आ रही हैं कि स्टार्ट में आया था कि कौन से फैक्टर्स चाहिए आरबीसीज की सिंथेसिस के लिए, कौन से फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो वहाँ पे भी आया था कि जो आरबीसीज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, आरबीसीज के जो करैक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए हमें वाइटामिन चाहिए होंगे, वो विटामिन B12 और विटामिन B9 है, जो कि आरबीसीज के अंदर डीएनए के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखेंगे जब तक कि आरबीसीज फुली डिवेल्प नहीं हो जाते। तो इस वजह से अब इन दो विटामिन्स की कमी की वजह से आरबीसीज की शेप जो है वो चेंज हो रही है। नेक्स्ट में मैं आपको यहाँ पे ये डायग्राम भी आ रही है जिसमें नॉर्मल ब्लड सेल्स बताए हुए हैं पेज नंबर 60 पे, और फिर उसके बाद दिखाए हुए हैं मेगैलोब्लास्टिक सेल्स भी दिखाए हुए हैं कि जो कि सफ़र कर रहे हैं किस चीज़ में, विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी की वजह से मेगैलोब्लास्टिक में। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे कॉजेज़ आ जाएंगे। हमने कहा कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया दो कॉजेज़ की वजह से हुआ, एक था विटामिन B12 डेफिशिएंसी, सेकंड था विटामिन B9 डेफिशिएंसी या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी विटामिन B12 डेफिशिएंसी कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो होती है वो कैसे होती है, किन चीज़ों के ना लेने से या कौन से इन्फेक्शन होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है और फिर ये कॉजेज़ जो हैं पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो पहला इसमें जाता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी में आ जाता है। पहला कॉज क्या है, कॉजेज़ ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइट नंबर 1 पे। सेकंड पॉइंट इसका कौन सा है, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइट का मतलब ये है कि आप जो खुराक खा रहे हैं, जो आपकी डाइट है, उसके अंदर विटामिन B12 की कमी है। आप ना काफ़ी, इनएडिक्वेट का मतलब होता है ना काफ़ी इनटेक लेना ऑफ द डाइट, खुराक का, जिसके अंदर विटामिन B12 ना हो, कम हो। इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, अगर आप विटामिन B12 ले रहे हैं बट उसकी एब्जॉर्प्शन आपके इंटेस्टीन के अंदर जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही, तो ये भी वजह बन सकती है विटामिन B12 के कम होने की वजह से। फिर उसके बाद आ जाता है इसके अंदर कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, अब यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको विटामिन B12 मिलता है, और इन फैक्टर्स की वजह से जो है आपकी इंटेस्टीन के अंदर जाके जो है विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है।
तो सबसे पहले तो यहाँ से डायग्राम देखते हैं। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड, अगर आपको यहाँ से क्लियर ना हो तो आप साथ में बुक रखा करें ताकि आपको बुक से भी डायग्राम जो है वो क्लियरली पता चल जाए। तो सबसे पहले टॉप पर क्या आता है कि नॉर्मल एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन जो है हो रही है और ट्रांसपोर्ट हो रही है विटामिन B12 की। कैसे होगी, पहले तो उन्होंने स्टमक दिखाई है, स्टमक की मिकोजा। उसके बाद आ जाता है इसमें कि गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। अब गैस्ट्रिक सिक्रीशन का जिक्र क्यों आया, स्टमक की मिकोजा से एक इंट्रिंसिक फैक्टर, एक प्रोटीन है जो कि स्टमक की मिकोजा से रिलीज़ होती है और उसका काम होता है कि उसने स्मॉल इंटेस्टीन में जाके विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराना होता है। और यहाँ पे ये जो आपको डाइटरी सोर्सेज दिखाए हुए हैं जिसमें एग्स हैं, मीट है, पोल्ट्री है, ऑयस्टर्स हैं, इन सब से विटामिन B12 हमें मिलता है। इन सारी चीज़ों से हम विटामिन B12 को जो है वो हासिल करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, गैस्ट्रिक मिकोजा, ये गैस्ट्रिक मिकोजा की जो डायग्राम इमेज है ये एम्पलीफाई किया हुआ है जिसमें स्टमक की मिकोजा, स्टमक की मिकोजा से गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जिससे क्या सिक्रीट होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होगा सिक्रीटेड बाय पैरिटल सेल्स। मिकोजा के अंदर कौन से सेल्स होंगे, पैरिटल सेल्स होंगे। पैरिटल सेल से रिलीज़ क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या चीज़ है, प्रोटीन है। ये वो प्रोटीन है जो विटामिन B12 को जाके स्मॉल इंटेस्टीन में एब्जॉर्ब कराएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है ड्यूडिनम आ जाता है। उसके बाद आ जाता है एरिया ऑफ, लास्ट में आ जाता है एरिया ऑफ नॉर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइटरी विटामिन B12। अब विटामिन B12 जो है वो कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होती है, विटामिन B12 जाके स्मॉल इंटेस्टीन के आखिरी हिस्से जिसे इलियम कहा जाता है वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होती है। इस वजह से ये डायग्राम जो है, जब आप इसको समझ लेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे, आपको इसमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि एक्चुअली विटामिन B12 जो है वो किस तरीके से, किस सोर्स से एब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो इसमें रहता है कि आपकी इसमें आ जाएगा सारी डायग्राम में सबसे पहले क्या आया, गैस्ट्रिक मिकोजा। उससे भी पहले एक चीज़ आएगी, उससे पहले आएगा विटामिन B12 के सोर्सेज, डाइटरी सोर्सेज। क्या आप खुराक कौन सी ले रहे हैं जिसमें विटामिन B12 है। विटामिन B12 स्टमक में जा चुका है। स्टमक के अंदर जो है, स्टमक की मिकोजा के पेरिटल सेल्स एक फैक्टर रिलीज़ करते हैं जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाएगा, कहाँ पे जाके, स्मॉल इंटेस्टीन के आखिरी हिस्से इलियम में। उसके बाद इसमें आ जाता है, अब इसमें आ जाता है, पहला कॉज था इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइट, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। सेकेंड इसमें आ जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी। अगर आपको डायग्राम समझ आ गई कि डायग्राम में इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या रोल था, हमने बताया, तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर ही रिलीज़ नहीं हो रहा, तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी की वजह से कॉजेज़ बन सकती हैं। पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया का मतलब होता है कि जब हमारी इंटेस्टीन जो है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, इंटेस्टीन की शेप चेंज हो जाती है, तो उस वजह से विटामिन B12 जो होता है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता इंटेस्टीन से। इस वजह से क्या होता है कि हमें जो है एनीमिया कॉज होना शुरू हो जाता है, मेगालोप्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद आता है गैस्ट्रेक्टमी होती है। गैस्ट्रेक्टमी का मतलब है, गैस्टर का मतलब होता है आपका मैदा, स्टमक, और टमी का मतलब आपको एनाटॉमी से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि एनाटॉमी का मतलब होता है, कहना का मतलब इसमें एनाटमी में आप कहते हैं कि कट द सरफेस एरिया, तो आप यहाँ पे टॉमी का मतलब होता है कट करना। अगर तो स्टमक को कट करके उसका साइज़ कम कर दिया जाए तो भी विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ नहीं होगा। अगर आपके पर्नीशियस एनीमिया में भी क्या होता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है स्टमक की मिकोजा की। गैस्ट्रिक मिकोजा में क्या होगा कि गैस्ट्रिक मिकोजा में हाइपरट्रॉफी होगी तो पर्नीशियस एनीमिया कहलाएगा। और इसमें होगा क्या कि विटामिन, इसमें भी इंट्रिंसिक फैक्टर की रिलीज़ जो है या सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी। गैस्ट्रेक्टमी में भी क्या होगा कि इसमें स्टमक का साइज़ करके फैक्टर की सिक्रीशन कम हो जाएगी, तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, विरासती तौर पर या पैदाइशी तौर पर ही किसी के अंदर, किसी इंसान के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर का कम बनना और उस वजह से भी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन का कम हो जाना। अब ये तीनों किस चीज़ में आ जाते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी। और आपको पता है इंट्रिंसिक फैक्टर कौन बना रहा है,
स्टमक की मिकोजा से रिलीज़ होता है। अब यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम कहाँ किस हिस्से के आगे, गैस्ट्र के आगे, मतलब स्टमक के आगे, कि स्टमक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से भी विटामिन B12 की कमी होगी। डिसऑर्डर्स ऑफ द टर्मिनल इलियम। अब डायग्राम को फिर से माइंड में रखें कि मैंने बताया था डायग्राम में कि विटामिन B12 जाके एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टीन के आखिरी हिस्से जिसे इलियम कहते हैं वहाँ पे होता है। यहाँ पे अगर टर्मिनल इलियम में जाके, इलियम के आखिरी हिस्से में जाके उसका डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है टर्मिनल इलियम में, तो भी विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, भले उसके साथ इंट्रिंसिक फैक्टर ही क्यों ना हो। तो ट्रॉपिकल स्प्रू। अब ट्रॉपिकल स्प्रू का मतलब ये है, ट्रॉपिकल का मतलब होता है गर्म मरतूब इलाके, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी इंटेस्टाइन मेल एब्जॉर्शन हो जाएगी, फूड की न्यूट्रिशन की एब्जॉर्शन जो है वो बहुत कम हो जाएगी। गर्म इलाकों की वजह से वहाँ पे हो सकता है कि फूड की इंटेक कम हो जाए, आपकी इंटेस्टाइन जो है एब्जॉर्शन ना कर सके, इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो कोई इन्फेक्शन हो जाए। ये एक्वायर्ड डिसऑर्डर भी हो सकता है, ये इन्फेक्शियस डिसऑर्डर भी हो सकता है। इसका जो पेड मैकेनिज़्म है, जो इसका मैकेनिज़्म है वो क्लियर नहीं है फ़िलहाल, लेकिन यहाँ पे इसके ये एक्वायर्ड भी हो सकता है कि ये लिया हुआ भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल से हो सकता है, न्यूट्रिशनल फैक्टर से हो सकता है कि आपकी इन्वायरमेंट से आपको मिल जाए ये गर्म मरतूब होने की वजह से, या आपको इसमें से न्यूट्रिशन फैक्टर हो सकते हैं कि आपकी न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर ना हो रही हो, आप फूड जो है वो प्रॉपर ना ले रहे हों, या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती है जिसमें वायरस बैक्टीरिया का हो सकता है, आप जो फूड खा रहे हैं वो उसके अंदर जो कोई टॉक्सिन वगैरह हो सकती है, या फिर पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो सकती है, आपकी आंतों के अंदर जो है वो कीड़े जो होते हैं वो पैदा होना शुरू हो जाए, जिन्हें वॉर्म्स कहा जाता है, पैरासाइट्स जिन्हें बोला जाता है। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं इनके अंदर तो ये इसमें आ जाएंगी, ट्रॉपिकल स्प्रू में आ जाएंगी। नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू का मतलब ये है कि इसमें जो है अब कोई इसमें ट्रॉपिकल कंडीशन नहीं है, इसमें जस्ट आपकी जो इंटेस्टीन है वो इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है इंटेस्टीन के अंदर, और इंटेस्टीन जो है वो प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा सकती, तो इसकी वजह से यहाँ से इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। और इसमें आपने कोई ऐसी चीज़ें खाई हों, जैसे आपने ईटिंग और ड्रिंकिंग की हो जो कि कंटामिनेटेड हो, उसके अंदर फूड ऐसी हो जिसकी वजह से वायरस बैक्टीरिया जो, या फिर उसके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, तो आपकी जो है इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाए। रीजनल एंटेराइटिस का मतलब होता है कि इंटेस्टीन, ये ख़ास तौर पे कहा जाता है कि इंटेस्टीन में जो है वो आपके GIT में डाइजेस्टिव ट्रैक जो है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक जो है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाना, ख़ास तौर पे इंटेस्टीन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, और इसकी वजह से जो है फिर इंटेस्टीन का उसमें से माइक्रोविलाई में से विटामिन B12 का एब्जॉर्ब ना हो पाना। इंटेस्टिनल रिसेक्शन का मतलब होता है कि इंटेस्टीन का जो है वो कट करके कम कर देना, इंटेस्टीन को कटिंग के थ्रू रिमूव करना, लेकिन कंप्लीट कटिंग नहीं, यहाँ पे कुछ हिस्सा इंटेस्टीन का अगर आपका रिमूव कर दिया जाए। या फिर इन न्यूप्लाज्म एंड ग्रेन्युलोमेटस डिसऑर्डर, न्यूप्लाज्म को होता है न्यू ग्रोथ ऑफ सेल्स या एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स टिश्यूज़ कहा जाता है न्यूप्लाज्म को, न्यू ग्रोथ ऑफ सेल्स, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ या सेल्स को न्यूप्लाज्म कहा जाता है, एंड ग्रेन्युलोमेटस डिसऑर्डर। और ये ग्रेन्युलोमेटस का मतलब है कि ये इन्फेक्शन की, ये ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी या इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कहा जाता है इसको, कि इसके अंदर जो होते हैं आपके सर्टन वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, एबनॉर्मल टिश्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये भी डिसऑर्डर होता है। और ये ख़ास तौर पर GIT के अंदर कॉमन होता है ये वाला डिसऑर्डर जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर। फिर उसके बाद आते हैं कंपटीशन फॉर विटामिन B12 के, विटामिन B12 आपने इंटेक किया हुआ है, फूड के थ्रू जा रहा है, लेकिन वो विटामिन B12 जो है आप का बॉडी जो है वो नहीं एब्जॉर्ब, के अंदर कुछ ऐसे वर्म्स हो सकते हैं जो कि कंपटीशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि विटामिन B12 जो है वो फूड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लें। तो इसमें आ जाता है कंपटीशन फॉर विटामिन B12। फिश टैब वर्म इन्फेस्टेशन। फिश टैब वर्म इन्फेस्टेशन का मतलब यह है कि समटाइम्स कोई पर्सन, कोई इंसान ऐसी फ़िश खा लेता है जो कि रॉ या अंडर कुकड होती है, मतलब प्रॉपरली जो है वो कुक नहीं की हुई होती, तो उसके अंदर जो है फ़िश टैब वर्म होगा। उसको हम कहेंगे कि उसकी मौजूदगी की वजह से, टैब वर्म की मौजूदगी की वजह से फ़िश के अंदर जो है अगर कोई इसे इंटेक खाता है, इस डाइट को लेता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि टैब वर्म जो है वो विटामिन B12 को फूड में से एब्जॉर्ब करेगा, और इंटेस्टीन में जो है वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होने से कम कर देगा या उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा।
बैक्टीरियल ब्लाइंड लूप सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जब आप फूड लेते हैं, आपकी फूड जो है आपकी इंडस्ट्री में से रुक रुक के गुजरती है, स्लो उसकी मूवमेंट्स होती हैं और जो है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही होती, तो वहाँ पे फिर जो बैक्टीरिया इंटेस्टीन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। बैक्टीरियल ब्लाइंड लूप सिंड्रोम में क्या होता है, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ सिंड्रोम भी इसे कहा जाता है। बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ सिंड्रोम मतलब बैक्टीरिया की पॉपुलेशन का इंटेस्टीन के अंदर जो है वो इंक्रीज़ हो जाना, और उसकी वजह से जो है फिर इंटेस्टीन के अंदर जो है वो प्रॉपर एब्जॉर्शन ना हो पाना, फूड की वजह से इंटेस्टीन के अंदर जो है वो इन्फेक्शन का बढ़ जाना। तो इस वजह से भी क्या होगा कि विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा और बैक्टीरिया जो हैं वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। तो इस वजह से कहा जाता है कि ये भी जो है ये कॉज भी जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह बन सकता है। तो यहाँ तक तो था विटामिन B12 डेफिशिएंसी के विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन से कॉजेज़ होंगे और इस वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको विटामिन B9 के कॉजेज़ पढ़ाऊँगी कि अगर विटामिन B9 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो उसकी क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से विटामिन B9 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और इस वजह से जो है विटामिन RBCs की जो शेप है वो इनलार्ज हो रही है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।